तो वेलकम टू एकलव्य स्नातक एंड आई एम सचिन। और आज की इस वीडियो में हम सभी बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 2 से न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो आपका सब्जेक्ट है इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, ठीक है। आपको बता दूं डीयू एसओएल और एनसीवेफ सभी के लिए जो भी बच्चे अभी नए आए हैं फर्स्ट ईयर में, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी कि एनईपी के तहत जो भी आपका सिलेबस बनता है वो मैं आपको करवाने वाला हूँ। सो यूनिट 1 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक फीचर्स, डिबेट्स ऑन फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड फेडरलिज्म। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको बता दूं कि आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे प्लीज़ फॉलो कर लें। वहाँ पे आपको जो भी आगे के अपडेट्स होंगे वो मिलते रहेंगे, और आपकी जो भी क्वेरी हो वो आप आके मुझसे पूछ सकते हो, आप अपना सवाल पूछ सकते हो। यूज़र नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है। और ये जो भी चैप्टर्स आपको पढ़ाए जा रहे हैं, आपकी यूनिट्स पढ़ाई जा रही हैं, इनकी नोट्स की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। एकलव्य स्नातक 1 हमारा टेलीग्राम चैनल है। सो सिलेबस की अगर हम बात करें तो यूनिट 1 आज हम करेंगे। टोटल आपकी 9 यूनिट्स हैं आपके सिलेबस में, तो हम बहुत जल्दी इसको कवर कर लेंगे, ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करता हूँ। सो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज रिटन थ्रू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। आपको पता होगा कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बनाने में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का ही पूरा रोल था। एंड लगभग आप कह सकते हो कि वो वर इलेक्टेड बाय द पीपल इन जुलाई 1940। सो आप कह सकते हो मुस्लिम लीग ने इसको बॉयकॉट कर दिया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, बट स्टिल इसकी मीटिंग होती है। ठीक है, फर्स्ट मीटिंग होती है 9 दिसंबर 1946 को। एंड दे टुक ऑलमोस्ट 2 years 11 months एंड 13 days। ठीक है, 2 years 11 months और लगभग 13 days हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने में लगे। फाइनली 26 नवंबर 1949 को इसको अडॉप्ट किया गया। और ये फोर्स में कब से आया? 26 जनवरी 1950। हम अपना रिपब्लिक डे भी इसको मनाते हैं 26 जनवरी को। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको कुछ बेसिक फीचर्स बताने वाला हूं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, जो कि आपको पहले से पता भी होंगे, और नहीं पता तो मैं आपको क्विकली बता देता हूँ। सबसे पहला है कि भाई फीचर इसका रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। लाइक मोस्ट ऑफ द मॉडर्न डेमोक्रेसीज, यूएसए, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, चाइना, जर्मनी, इंडिया हैज टू अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे पास भी अपना एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो जाना जाता है कि हमारा सबसे लंबा रिटन में कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इंडिया का है। ओके। सेक्युलर कैरेक्टर ऑफ द स्टेट। सो ब्रिटिश इंडिया ने जब इंडिया को डिवाइड किया था, इंडिया और पाकिस्तान को रिलीजन के बेसिस पे, पाकिस्तान ने तो अपने आप को इस्लामिक स्टेट बना लिया, बट इंडियंस ये चाहते थे कि हमारे यहाँ पे जो अलग अलग कम्युनिटीज के, अलग अलग रिलीजन्स के जो लोग रहते हैं, सभी इंडिया, मतलब सबका है इंडिया। सो हमने क्या किया कि अपना स्टेट का जो नेचर था वो सेक्युलर किया। आगे बढ़ते हैं। प्रीएम्बल। भाई प्रीएम्बल जो है वो एक इंट्रोडक्शन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, आप कह सकते हो, जिसमें कुछ हमारे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स जो भी हैं, हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का पर्पस है, वो सारी चीज़ें प्रीएम्बल में लिखी हुई। फेडरलिज्म। भाई देखो, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि हमारे यहाँ पे फेडरल सिस्टम है गवर्नमेंट का, यानी कि पावर की शेयरिंग होगी। पावर सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे जो है पावर का डिसेंट्रलाइजेशन किया जाएगा। फिर है भाई पार्लियामेंट्री सिस्टम। हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट्री सिस्टम बनाता है हमारे इंडिया की गवर्नमेंट का। वो बताता है कि प्रेसिडेंट जो है वो हेड रहेगा, और जो है प्रेसिडेंट हेड किसका है? देश का है, यानी कि हेड ऑफ द स्टेट। एंड प्राइम मिनिस्टर जो है वो हेड रहेगा गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट का हेड कौन है? पीएम। देश का हेड कौन होगा? राष्ट्रपति होगा, प्रेसिडेंट होगा। फंडामेंटल राइट्स भी रखे गए। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज सर्टेन फंडामेंटल राइट्स टू इट्स सिटीजन, जैसे कि राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये कुछ फंडामेंटल राइट्स हमें मिलते हैं। डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब ये क्या है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो इंक्लूड्स, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ गाइडलाइंस हैं जो कि गवर्नमेंट को फॉलो करनी होती हैं, जिसको हम डीपीएसपी कहते हैं। और इसका एम ये होता है कि वेलफेयर हो सके, लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा कल्याण हो, भला हो, एक इक्विटेबल और जस्टेबल, आप कह सकते हो, एक सोसाइटी हम बना पाएँ। पिछड़े जो लोग हैं उनके लिए स्टेट कुछ करे। ठीक है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी। हमारे यहाँ पे जो जुडिशरी है वो पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है। सुप्रीम कोर्ट सबसे हाईएस्ट कोर्ट है। उसके अलावा हर स्टेट की अपनी एक हाई कोर्ट होती है, और उससे नीचे लेवल पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स भी होती हैं। यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। हमारे इंडिया में जितने भी एडल्ट हैं, 18+ के जो जितने भी लोग हैं,
उनको वोट देने का राइट दिया गया है, ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ देयर जेंडर, रिलीजन, कास्ट, क्रीड एंड सभी को राइट टू वोट है। सिंगल सिटीजनशिप, देखो हमारे यहाँ पे सिटीजन्स को सिंगल सिटीजनशिप दी जाती है। हमारे यहाँ पे बहुत सारे स्टेट्स हैं इंडिया के अंदर भी, ऐसा नहीं है कि आप अगर महाराष्ट्र रहते हो तो महाराष्ट्र की अलग सिटीजनशिप होगी और इंडिया की अलग होगी। नो, आप चाहे पूरे भारत में कहीं भी रहते हो, सिटीजनशिप आपकी एक ही होती है, आप इंडियन कहलाते हो। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा फ्लेक्सिबल है मैकेनिज्म इसका, आप इसमें अमेंडमेंट कर सकते हो जब भी समय के अनुसार जब जरूरत पड़ती है तो हम इसमें अमेंडमेंट करते हैं। अब मैं कुछ आपको डिबेट्स के बारे में बताऊंगा जो कि फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को लेकर हैं। सो फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर टू इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स, बहुत जरूरी हैं ये। फंडामेंटल राइट्स क्या है? एक लीगल राइट्स हैं जो सिटीजन्स को मिलते हैं इंडिया के, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या है? मैंने अभी आपको बताया है कि ये गाइडलाइंस होती हैं ताकि लोगों का भला हो सके। कॉन्फ्लिक्ट क्या है अब इसके बीच में? वन ऑफ द मेजर डिबेट्स जो चलती हैं, ठीक है, वो है कि भाई फंडामेंटल राइट्स इन्फोर्सेबल होते हैं, कोर्ट्स उनको, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट है वो उनको प्रोटेक्ट कर सकती है, लेकिन जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होते हैं वो इन्फोर्सेबल नहीं होते, वो एक गाइडलाइंस की तरह होते हैं गवर्नमेंट के लिए। तो ये है कि भाई मतलब दिस हैज लेड टू द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू, विद द कोर्ट हैविंग टू बैलेंस बिटवीन इंडिविजुअल राइट्स एंड द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। ये बीच में थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। आगे बढ़ते हैं अब हम। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, सो अनदर डिबेट इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, कैसे इनको इम्प्लीमेंट किया जाना है। सो ऑल्दो दे आर नॉट एनफोर्सेबल, द गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टेड टू फॉलो देम, भाई गवर्नमेंट से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो उनको फॉलो करे। हाउएवर ये जो इम्प्लीमेंटेशन है मतलब बहुत धीरे धीरे होता है, टाइम भी लग जाता है इसमें बहुत बारी। तो ये कंसर्न रहता है कि ये कितने इफेक्टिव है, कितनी जल्दी गवर्नमेंट उसको करती है। फिर है रोल ऑफ द जुडिशरी। सो यहाँ पे जुडिशरी का रोल बहुत ज़्यादा, मतलब यहाँ पे एक डिबेट चलती है इन इंटरप्रेटिंग एंड इन्फोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी। ये भी एक डिबेट का मुद्दा है, क्योंकि जुडिशरी का एक इम्पोर्टेंट रोल होता है आपके फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने का, लेकिन जुडिशरी को कोई रोल नहीं होता कि वो डीपीएसपी पे ज़्यादा कुछ बोल पाए, क्योंकि ये स्टेट पे मतलब भाई डिपेंड करता है। रिजर्वेशन पॉलिसी, देखो जो इंडिया की रिजर्वेशन पॉलिसी है विच प्रोवाइड्स एफर्मेटिव एक्शन फॉर सर्टेन सेक्शंस, हमारे सोसाइटी में कुछ कुछ ऐसे लोग हैं जिनके लिए हमारे यहाँ पे रिजर्वेशन पॉलिसी चलती है। तो वाइल सम आर्ग्यू दैट इट इज़ नेसेसरी, कुछ लोग कहते हैं कि रिजर्वेशन रहनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है, सोशल जस्टिस मिलता है इससे। तो कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये तो डिस्क्रिमिनेटरी है, आप SC ST और OBC को क्यों इतना वो स्पेशल वो ट्रीटमेंट दे रहे हो, ये तो इक्वालिटी के अगेंस्ट है, वायलेट करता है। लिमिटेशंस ऑन द फंडामेंटल राइट्स, तो देखो ये है कि भाई फंडामेंटल राइट्स को लेकर ये बात आती है कि वे आर वाइल दे आर इम्पोर्टेंट फॉर प्रोटेक्टिंग इंडिविजुअल राइट्स, जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो इंडिविजुअल्स के बारे में बात करते हैं, आपके फंडामेंटल राइट्स, मेरे फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताऊं देयर आर कंसर्न्स अबाउट देयर मिसयूज, बहुत बारी उसका मिसयूज भी होता है, एंड द नीड टू बैलेंस देम विद द ग्रेटर गुड ऑफ द सोसाइटी। और ये यहाँ पे एक मुद्दा चलता है कि भाई इनको बैलेंस भी करना चाहिए, इन पे कुछ लिमिटेशंस भी होनी चाहिए फंडामेंटल राइट्स के ऊपर। ये नहीं आपको बोलने की आज़ादी, आप कुछ भी बोल दोगे किसी को जाके, आपको आप फ्रीडम है आपको, आप किसी को पत्थर मार दोगे राह चलते को, तो ये नहीं होनी चाहिए, लिमिटेशंस होनी चाहिए। अब रिलेशनशिप क्या है फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के बीच में? एक तो ये कॉम्प्लीमेंट्री है नेचर में, देखो ऑल्दो फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी आर डिस्टिंक्ट, दोनों ये अलग हैं, बट दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। कैसे? फंडामेंटल राइट्स ये इंश्योर करते हैं कि आपके इंडिविजुअल राइट्स प्रोटेक्ट हो, वहीं डीपीएसपी कुछ ऐसी गाइडलाइंस होती हैं जिससे लोगों का भला हो सके, पूरे समाज का भला हो सके। सो जब ये दोनों मिल जाते हैं तो इससे पूरी सोसाइटी का वेलफेयर होता है कि आपको राइट्स भी मिल रहे हैं और डीपीएसपी से भी आपका भला हो रहा है। बैलेंसिंग द इंटरेस्ट, सो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज दैट देयर मे बी सिचुएशंस जहां पे कुछ कॉन्फ्लिक्ट बन सकते हैं फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के बीच में, जैसे कि द कोर्ट्स आर रिक्वायर्ड टू बैलेंस द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स। कोर्ट से ये उम्मीद की जाती है कि वो एक तरीके से बैलेंस बनाए रखें, सोसाइटी का भी भला हो, इंडिविजुअल्स का भी भला हो, ठीक है। सो ऐसे केसेस में कोर्ट्स में गिव ग्रेटर वेटेज टू डीपीएसपी ओवर फंडामेंटल राइट्स। सो ऐसे मामले में बहुत बारी कोर्ट जो है वो ज्यादा तक जो है अपना पक्ष जो है वो देता है
डीपीएसपी को, ठीक है, ओवर फंडामेंटल राइट्स। सो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, इनको कैसे इंप्लीमेंट किया जाना है। सो वी कैन से दैट ऑल्दो डीपीएसपी आर नॉन जस्टिबल, आप उसके लिए कोर्ट में नहीं जा सकते। दे प्रोवाइड अ रोड मैप, वो गवर्नमेंट को एक रोड मैप प्रोवाइड किया जाता है कि जहां पे आप मतलब ऐसे ऐसे चल के लोगों का भला कर सकते हो। सो द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ये बहुत ही एसेंशियल है कि भाई ये जो हमारा गोल होता है ये अचीव हो पाए। एंड फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी आर इंटरडिपेंडेंट, ये दोनों एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट रहते हैं क्योंकि इन दोनों से ही सोसाइटी का भला हो रहा है। सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस, तो देखो डीपीएसपी जो है उसका मेन चीज मतलब मेन काम ये है कि सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस मिल पाए, ठीक है, एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में। वाइल अगर हम फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो ये क्या है कि एक नेसेसरी लीगल फ्रेमवर्क देता है, ठीक है, और एक बैलेंस बना रहना चाहिए भाई इनके लिए। इनमें डिफरेंस क्या है ये बता देता हूँ। इनफोर्सिबिलिटी की बात की जाए तो फंडामेंटल राइट्स जो है भाई वो पूरी तरीके से जस्टिबल हैं, आप इसको जा सकते हो, अगर आपका कोई राइट वायलेट हो रहा है आप कोर्ट में जा सकते हो। लेकिन अगर फंडामेंटल राइट्स के अलावा डीपीएसपी की बात होती है तो वो नॉन जस्टिसेबल होते हैं, आप उसके लिए कोर्ट में नहीं जा सकते। एक तरफ ये इंडिविजुअल होते हैं, दूसरी तरफ वो कलेक्टिव राइट्स होते हैं। ये दोनों में आपको डिफरेंस अभी तक पता चल गया होगा, पीछे हमने डिस्कस कर लिया। नेचर की बात करें तो फंडामेंटल राइट्स जो हैं आर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हैं पार्ट 3 में। वाइल अगर हम डीपीएसपी की बात करें तो ये नॉन जस्टिसेबल गाइडलाइंस होती हैं जो कि हमारे पार्ट 4 में है कॉन्स्टिट्यूशन के। सो कंक्लूजन की अगर हम बात करें तो फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, दोनों जरूरी हैं, ठीक है, और कुछ लिमिटेशंस भी होनी चाहिए भाई आपके राइट्स में। लेकिन कोर्ट में अगर हमने देखा कि भाई कोर्ट ज्यादा वेटेज किसको दे रही है, डीपीएसपी को, जहां ज्यादातर कम्युनिटी का भला हो रहा हो वो इसमें आता है। सो छोटा चैप्टर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें और कमेंट में आप अपना फीडबैक जरूर लिखें। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।